भाई अब तो हमने भी मान लिया उमस खत्म, गर्मी गायब, लेकिन कितने दिन ऐसे ही रहना चाहिए मौसम जिसका हम इंतजार कर रहे थे। आई एम श्योर कि एवरीबॉडी इज हैप्पी। मेरा फेवरेट सीजन है और मैं चाहती हूँ कभी खत्म ना। एग्जैक्टली आपको मुंबई चले जाना चाहिए, वहाँ 8 महीने बारिश खत्म नहीं होती। चलूंगी। देखिए बूंदों के मौसम की बात हो रही है तो सभी खुश हैं। तो दिल्ली का मौसम आजकल कुछ ऐसा ही है। इस बार दिल्ली में पिछली बार के मुकाबले मानसून थोड़ा पहले आया है और इस बार पूरे देश को मानसून ने 9 दिन पहले कवर कर लिया है। गर्म दिनों से गुजरने के बाद बड़े इंतजार के बाद राहत की ये नई बूंदें हर किसी को नसीब हुई हैं, जो हर किसी को खुश भी कर रही हैं। तो देखिए समझ लीजिए कि इंडिया का मॉनसून फेस्टिवल अब शुरू हो चुका है। शहर शहर बादलों के बरसने का सीन बना हुआ है। तो कैसे दिल्ली कर रही है मॉनसून का वेलकम और आने वाले दिनों में कैसा रहने वाला है देश का मौसम, चलिए आपको बताते हैं। दिल्ली में बादल भले ही थोड़ा देर से आए हैं लेकिन बिल्कुल दुरुस्त आए हैं। एंट्री के पहले ही दिन मॉनसून ने दिल्ली वालों का दिन बना दिया है। छुट्टी के दिन बादल थम थम कर बरसे, कहीं ज्यादा तो कहीं तबीयत से बरसे। इस बार मॉनसून ने 9 दिन पहले ही पूरे देश को कवर कर लिया। 2020 के बाद ये पहला मौका है जब समय से पहले समूचा देश मॉनसूनी फुहारों की आगोश में है। एक जहां नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, बहुत ज्यादा जो फेवरेबल रहता है मानसून में। कल भी एक जहां लो प्रेशर था जो गुजरात के ऊपर था, इसके कारण ही और बाकी थोड़ा सर्कुलेशन फीचर्स था, जिसके कारण जो मानसून है पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो हिस्से बचे हुए थे, राजस्थान, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, यूपी, वो कवर कर चुका है। दिल्ली के नसीब में इस पूरे हफ्ते बारिश ही बारिश है, मतलब उमस से राहत रहने वाली है। रविवार को बादलों के बरसने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो पूरे हफ्ते इस तरह बना रहने वाला है। बदले मौसम ने दिल्ली को एक नहीं बल्कि तमाम सौगातें दी है। मसलन तापमान में बड़ी गिरावट आई है और साफ हवा की सौगात भी मिली है। आगे के दिनों में भी मॉनसून सुपर एक्टिव रहने वाला है। पंजाब हरियाणा की बात करें तो यहाँ 3 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट है। 2 से 5 जुलाई के बीच राजस्थान में भी जमकर बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने झारखंड में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश की आशंका जताई है। वहीं आज से 5 जुलाई के बीच उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश में बारिश सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर सकती है। छत्तीसगढ़ के लिए भी आज चेतावनी जारी की गई है। वहीं हिमाचल और उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अनुमान है। जहां आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, हमारा हिमाचल, उत्तराखंड के लिए रेड अलर्ट है। वहां हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि वहां वेरी हैवी रेनफॉल से ज्यादा होने का अनुमान है हमारा, 12 सेंटीमीटर से ज्यादा, और कंटिन्यूस काफी दिनों से वहां बारिश हो रही है। इसको मद्देनजर रखते हुए वहां हमने रेड अलर्ट दिया है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी के लिए हमारा ऑरेंज अलर्ट है। वहां भी हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि 12 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हो सकती है। इसके अलावा जो लो प्रेशर बना हुआ है नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में, उसके कारण हमने आज उड़ीसा के लिए एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल दिया, 20 सेंटीमीटर से ज्यादा, रेड अलर्ट है। झारखंड के लिए भी आने वाले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट है, वहां भी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल दिया है। ओवरऑल जो मानसून है इस समय पूरे एक्टिव फेज में है और ऑलमोस्ट पूरा कंट्रीज में ही रेनफॉल, स्पेसिफिकली नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल, ईस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न में आने वाले 6 से 7 दिन हैवी, वेरी हैवी रेनफॉल चलता रहेगा। फिलहाल मानसून आने के बाद उत्तर भारत को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन कहीं कहीं ये बारिश मुसीबत लेकर भी आई है। सबसे ज्यादा दुश्वारियां पहाड़ों पर हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से चारधाम यात्रा की रफ्तार धीमी हुई है। चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को अलर्ट किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए इस वक्त पूरा देश बादलों से कवर है, कहीं ज्यादा तो कहीं हल्की फुल्की बारिश की भविष्यवाणी है, लेकिन पहाड़ों पर खास करके मौसम का मिजाज कुछ अलग है। यहां बादल केवल बरस नहीं रहे हैं बल्कि बरसने की सारी हदें भी पार कर रहे हैं। हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट है। लोगों से सावधानी बरतने की यहां पर सलाह दी जा रही है, अपील की जा रही है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं हिमाचल और उत्तराखंड और दिखाते हैं कैसे बादलों का मिजाज यहां आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रहा है।
देश भर में मानसून की दस्तक के बाद पहाड़ों से लेकर मैदानों तक हालात बाढ़ जैसे हैं। पहाड़ी नदियां उफान पर हैं, जिस वजह से नदी नालों में जलस्तर खतरनाक रूप ले रहा है। मैदानी इलाकों में सड़कें पानी से लबालब भरी हैं। जिंदगी सैलाब के बीच फंसी है। झारखंड में तो सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। कई इलाके तेज लहरों की चपेट में हैं। जिंदगी संकट में है और तेज बारिश का दौर बना हुआ है। सबसे पहले तस्वीरें झारखंड के लातेहार की, जहां तेज बारिश के बाद मनिका में पुल के ऊपर से पानी बहने लगा, जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार फंस गया। बाइक सवार को लोगों ने किसी तरह तेज बहाव के बीच से बाहर निकाला, लेकिन उसकी बाइक बह गई। हालांकि कुछ देर की मशक्कत के बाद आम लोगों की मदद से बाइक को बाहर निकाल लिया गया। रस्सी की मदद से बाइक पानी के तेज बहाव के बीच बाहर खींच लिया गया। अब जमशेदपुर की ये तस्वीरें देखिए, जहां मैदान थे वहां तालाब है। इलाके के इलाके दरिया बन गए हैं। इसी दरिया में 300 बच्चे फंस गए। देखिए, जमशेदपुर के एक स्कूल में फंसे 300 बच्चों को रेस्क्यू किया जा रहा है। 4 बजे उठे तो पूरा बारिश कर रहा था, पानी मतलब गेट बंद था। तो जब बड़ा भाई लोग उठे तो गेट ऊपर तो पूरा पानी ही पानी आ रहा था। तो सभी बच्चा को उठा के हम लोग बोले पार हो जाएंगे अभी में ही, बाढ़ आने वाला है। तो हम लोग सही बच्चा को उठाते उठाते इतना जल्दी से पानी भर गया, हम लोग कुछ कर भी नहीं पाए और पानी पूरा भर गया कमर तक। हम लोग तो बड़ा बच्चे तो निकल पाएंगे। मूसलाधार बारिश, उफनती नदियां और बढ़ता सैलाब का संकट। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के साथ ही हालात खराब होने लगे हैं। सबसे पहले उत्तराखंड की बात करते हैं, जहां हालात दिनों दिन खराब हो रहे हैं। हालात को देखते हुए मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 1 जुलाई को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, बागेश्वर, उत्तरकाशी, चंपावत, उधम सिंह नगर, नैनीताल में तेज बारिश का रेड अलर्ट है। 3 जुलाई तक उत्तराखंड के कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट है। एसडीआरएफ समेत राहत और बचाव टीम को सेंसिटिव इलाकों में तैनात किया गया है। तमाम जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उसमें एक मॉक ड्रिल कर रही है और मॉक ड्रिल में भांपेगी कि किस तरह से प्रशासन जो है वो तैयार है आपदा से निपटने के लिए, क्योंकि पहाड़ों में लगातार आपदा की स्थिति पैदा हो रही है। और इस तरह से एक मॉक ड्रिल भी की जा रही है। मॉक ड्रिल में पता चलेगा कि क्या क्या चीजें सामने निकल कर आती हैं। उत्तराखंड में बारिश और बाढ़ के बीच कई इलाकों में लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं हो रही हैं, जिससे निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी वजह से सेंसिटिव इलाकों में मॉक ड्रिल के जरिए तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। देखिए, हम लोगों ने मॉक ड्रिल का आयोजन उन्हीं जनपदों में किया है और उन्हीं क्षेत्रों में किया है जहां पर अमूमन बाढ़ की स्थिति देखने को मिलती है। तो हम लोगों ने 5 जनपदों में 23 स्थानों को चयन किया है इस मॉक ड्रिल के लिए। मॉक ड्रिल के माध्यम से हम जनपदों में देख रहे हैं कि रिस्पांस किस तरह से करते हैं हमारे जनपद, किस तरह से उपकरण उनके पास हैं, जो उपकरण हैं उनका किस तरह से उनका संचालन का अभ्यास किया हुआ है लोगों ने, रेस्क्यू किस तरह से करते हैं, किस तरह से सुधार की आवश्यकता है, रेस्क्यू करने के बाद डिजास्टर शेल्टर जहां बनाया हुआ है, जहां लोगों को रखेंगे, वहां किस तरह से व्यवस्थाएं हैं, वहां बिजली पानी की, खाने पीने की, रहने की क्या व्यवस्था है। अब हिमाचल का रुख करते हैं, जहां के हालात उत्तराखंड से जुदा नहीं है। बारिश के बाद मंडी में ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से स्कूल कॉलेजों की छुट्टी कर दी गई है। बारिश के मौसम में कई इलाकों में लैंडस्लाइड की घटनाएं होती हैं, जिन्हें रोकने के लिए मंडी प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। बढ़ती बारिश ने और मौसम विभाग की चेतावनी ने चिंता बढ़ा दी है कि खासकर जो डिजास्टर प्रोन एरिया है या जहां पर पहले दंगे का काम हुआ या जहां पर पहाड़ गिरने से लैंडस्लाइड से बचाए गए, तो उन इलाकों में या उन स्पॉट्स पर अब खतरा पहले से ज्यादा मंडरा रहा है। मंडी का ये विश्वकर्मा चौक और उसके सामने की ये विश्वकर्मा पहाड़ी कही जाती है, जहां पर ये रॉक मोल्डिंग आपको नजर आ रही है की हुई, और इसका ठेका भी हुआ था 1,66,00,000 में, जिसको फिर रिपेयर भी किया गया, क्योंकि पहले ये 2023 की बरसात में पूरा ये डंगा ऊपर का जो सेफगार्ड किया गया। हिमाचल में मौसम विभाग ने 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो 3 जुलाई तक हिमाचल के कई जगहों पर भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश की शुरुआत ने ही पहाड़ों पर लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। देहरादून से अंकित शर्मा, मंडी से अमन भारद्वाज, लातेहार से संजीव कुमार के साथ जमशेदपुर से अनूप सिन्हा, गुड न्यूज टुडे।
और चलिए अब बात कर लेते हैं बाबा बर्फानी की, जिससे यात्रा का इंतजार हर कोई कर रहा था। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन उससे पहले आप में से कोई गया है, विजिट किया है? नहीं, अभी तक बाबा का बुलावा आया नहीं है। जैसे ही बुलावा आएगा जाने को तैयार है। दीपिका? बिल्कुल सेम, मैं एग्री करती हूँ। कभी बुलावा आएगा तो जरूर जाएंगे। एक तो इतनी खूबसूरत जगह है, ऊपर से भगवान के दर्शन, तो कौन नहीं जाना चाहेगा। बिल्कुल, मैं भी जाना चाहूंगी। और मतलब वो बुलावे वाली बात कि जब तक भगवान नहीं बुलाते तब तक आप। लेकिन इस बार एक चीज और शगुफ्ता खास है, लोगों को जो समझना चाहिए, क्योंकि पहलगाम वाली बात हो चुकी है यहाँ पर, इसलिए इस बार जो है सुरक्षा व्यवस्था काफी दुरुस्त है। लोगों से खास करके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अपील की गई है कि जो सरकार की तरफ से बंदोबस्त आपके लिए किया गया है, चाहे किस गाड़ी में जाना है, किस रूट पे आना है, आप लोगों को प्लीज वो फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये खबर जो है उसी के बारे में है, इंतजामों के बारे में। जो ट्रैवल आपका होगा, जो आपकी यात्रा होगी, उसको और सुगम बनाने की तैयारी प्रशासन की तरफ से कर दी गई है। तो श्रद्धालुओं को बाबा बर्फानी की यात्रा में कोई दिक्कत ना हो, यात्रा सुगम हो, इसके लिए शासन से लेकर प्रशासन हर कोई एक्टिव नजर आ रहा है। और देखिए यात्रा सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती तो है ही, लिहाजा इसके लिए एक ऐसा कवच तैयार किया गया है जिसे भेद पाना किसी के बस की बात नहीं। डॉग स्क्वाड की टीम, अत्याधुनिक ड्रोन, बुलेट प्रूफ व्हीकल और झील में सीआरएफ वाटर विंग की घेराबंदी कर दी गई है। बस कुछ घंटे और इसके बाद जम्मू कश्मीर में हर हर महादेव की गूंज के साथ ही पवित्र अमरनाथ गुफा की तीर्थ यात्रा का शुभारंभ हो जाएगा। हर साल की तरह इस बार भी लाखों श्रद्धालु सावन के पावन महीने में बाबा बर्फानी के दर्शन पूजन के लिए पवित्र गुफा पहुंचेंगे। लिहाजा इस तीर्थ यात्रा के लिए हर तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सबसे खास जोर तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा पर है, जिसका खास ध्यान जमीन से आसमान तक, अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप से लेकर पवित्र गुफा तक हर जगह रखा जा रहा है। यहाँ की तरफ आपको दिखाऊंगा, ये बालतल बेस कैंप है और अमरनाथ यात्रा का जो सबसे बड़े बेस कैंप्स में से एक है। और अभी तैयारियां जो हैं तकरीबन पूरी हो चुकी हैं, फाइनल टचेस दिए जा रहे हैं। और इस बार जो हम बार बार कह रहे हैं कि पूरा जो फोकस है वो सिक्योरिटी पे है, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद सीधा जो आतंक का साया है वो यात्रा पे दिख रहा है और उसीलिए इस साल अनप्रेसिडेंटेड जो है सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए हैं। इसी तरह श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप पर भी अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के बेहद पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होनी है। ट्रांजिट कैंप में आने वाले हर श्रद्धालुओं को अपनी यात्रा शुरू करने से पहले अपनी पहचान बतानी होगी। इसके बाद ही वे आगे बढ़ सकेंगे और तीर्थ यात्रा से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी कर सकेंगे। जब भी कोई व्यक्ति यहाँ पर पहुंचेगा तो उसको पहले यहाँ आइडेंटिटी कार्ड दिखाना होगा, उसके बाद ही जो है अंदर इसके कैंप के अंदर वो लोग पहुंच सकते हैं। सिक्योरिटी के 3 स्तरीय यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। आप देखिए कि जब भी कोई व्यक्ति अंदर की तरफ जा रहा है तो उसकी बाकायदे यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। अमरनाथ यात्रा रूट पर सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ क्विक एक्शन टीम को अत्याधुनिक बुलेट प्रूफ बख्तरबंद गाड़ियों के साथ तैनात किया गया है, जिसका कोई मुकाबला नहीं। अमरनाथ यात्रा रूट पर सुरक्षा में किसी भी तरीके की इस बार चूक न हो, इसके लिए अलग अलग स्थानों पर ऐसे बुलेट प्रूफ व्हीकल उन यात्रियों के कॉन्वॉय में लगाए जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल दोनों रूट पर किया जाएगा, चाहे वो बालटाल रूट हो या फिर पहलगाम। आप देख सकते हैं कि ये बुलेट प्रूफ गाड़ी जो कि मार्क्समैन के नाम से जानी जाती है और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें सबसे ऊपर जो माउंट होता है वहां पर कमांडो मौजूद रहता है और जिसके पीछे 360 डिग्री कैमरा भी लगा रहता है, जिससे चारों तरफ जो अंदर कमांडोज बैठे हुए रहते हैं वो चारों तरफ देख सकते हैं। अगर सुरक्षा में किसी भी तरीके का खतरा आता है तो ये मार्क्समैन व्हीकल सीधे अंदर जो कमांडोज मौजूद रहते हैं वो वहां से फायर कर सकते हैं और इनके ऊपर कोई भी खतरा नहीं होता है। आपको बता दें कि पवित्र अमरनाथ यात्रा बालतल और पहलगाम के 2 रास्तों से होती है। इसके लिए जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में कई बेस कैंप बनाए गए हैं। वहां जमा हुए तीर्थ यात्रियों को जांच पड़ताल के बाद ही कड़ी सुरक्षा के बीच 2 जुलाई को पवित्र गुफा के लिए रवाना किया जाएगा, ताकि वे 3 जुलाई को बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकें।
आस्था के इस डगर को आतंकियों की नापाक नजर न लगे, इसके लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। NH-44 जहां से होकर तीर्थ यात्रियों के काफिले गुजरने वाले हैं, वहां भी कुछ इसी तरह से फुल प्रूफ सुरक्षा रहेगी। दरअसल जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, टूरिस्टों को वहां पर निशाना बनाया गया, उसके बाद इस बार अमरनाथ यात्रियों पर किसी भी तरीके का खतरा न हो, इसलिए सुरक्षा बलों की तरफ से वैली QAT को यहां पर तैनात किया गया है। वैली QAT के पास मार्क्समैन के साथ साथ जो उनके कमांडोज हैं, आप इनको देख करके खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की इस बार सुरक्षा की तैयारी है। सड़कों पर जहां चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान तैनात हैं, तो वहीं 581 के आसपास पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां अलग अलग स्थानों पर लगाई गई हैं। ड्रोन यानी तीसरी आंख से यहां पर निगरानी की जा रही है। आप देखिए कि जो कमांडोज हैं वैली QAT के, इस पूरे इलाके में ड्रोन के जरिए जो है बड़े स्तर पर निगरानी कर रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए इस बार सुरक्षा के पैमाने बदले हैं और रणनीतियों में बदलाव दिख रहे हैं। इसी के तहत इस बार यहाँ CRPF की महिला कमांडो को भी अहम जिम्मेदारी मिली है। तो महिला कमांडोज की खासियत यह है कि इन्होंने पूरी तैयारी करके और इनको बाकायदे कई महीनों तक इस पूरी यात्रा रूट को लेकर के ट्रेनिंग दी गई है, जिससे कि किसी भी व्यक्ति को दिक्कत न हो। इसलिए यहाँ पर इनको बेहतर तरीके से यहाँ इनको तैनात किया गया है। महिला कमांडोज जो अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुंची हुई हैं, उनकी तैनाती की गई है और खास बात यह है कि सुरक्षा में कोई चूक न हो, इन तमाम चीजों को इस बार बड़े स्तर पर ध्यान में रखा गया है। अमरनाथ धाम की तीर्थ यात्रा के साथ ही कश्मीर में पर्यटन की चाहत रखने वालों के लिए भी सुरक्षा के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। इस लिहाज से श्रीनगर की डल झील में CRPF की वाटर विंग तैनात की गई है। बड़ा कदम CRPF के द्वारा यहाँ पर अपनाया जा रहा है और इसका मकसद ये है कि सुरक्षा में किसी भी तरीके की चूक न हो, क्योंकि जब भी टूरिस्ट अमरनाथ यात्रा करके आते हैं तो वो अमरनाथ यात्रा करने के बाद इन तमाम इलाकों में जो वैली का इलाका होता है उसमें घूमने के लिए आते हैं। यही वजह है कि तमाम बोट्स जो हैं वो तैनात की गई हैं डल लेक्स में, जिससे कि चारों तरफ जो लोग हैं उनको सुरक्षा का एहसास हो सके और किसी भी तरीके की उनको दिक्कत न हो। मकसद यही है कि अमरनाथ धाम की धार्मिक यात्रा के साथ साथ कश्मीर घाटी में पर्यटन भी पटरी पर लौटे। यही वजह है कि इस बार तीर्थ यात्रियों का सफर सुखद और सुगम सुनिश्चित हो, इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। बालतल से मीर फरीद और श्रीनगर से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमरनाथ यात्रा के इंतजाम आपने देख लिए। अब आपको इंडिया के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पर इंतजामों का तस्वीर हम दिखाते हैं। हम बात कर रहे हैं दिल्ली को मुंबई से जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे की। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर अपना घर नाम से एक आधुनिक और सुरक्षित रेस्ट एरिया तैयार किया गया है। इस रेस्ट एरिया में हर वो सुविधाएं हैं जो घरों में होती हैं। जी हाँ, इस पर ट्रक ड्राइवर्स की मुश्किल भरे सफर को आसान बनाने के लिए एक कोशिश की गई है। ट्रक ड्राइवर्स के लिए एक्सप्रेसवे पर हर 25 किलोमीटर पर अस्थायी आशियाना बनाया जा रहा है, जहां ड्राइवर्स के लिए तमाम सहूलियत और सुविधाएं मौजूद हैं। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली को मुंबई और मुंबई से दिल्ली को जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे पर अब ट्रक ड्राइवरों का सफर सुहाना होने जा रहा है, क्योंकि 1350 किलोमीटर लंबे इस 8 लेन एक्सप्रेसवे पर ट्रक ड्राइवरों को वो सुविधाएं मिलने जा रही हैं जिसकी तलाश उन्हें पूरे सफर में होती है, और वो तलाश आखिरकार घर आकर ही खत्म होती है। लेकिन अब सफर में सुकून के लिए एक्सप्रेसवे पर ही ड्राइवरों को घर जैसा आराम मिलने वाला है। इसके लिए NHAI और इंडियन ऑयल की पहल पर अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ड्राइवरों के लिए हर 25 किलोमीटर पर वे साइड अमेनिटी बनाई जा रही है। आसान भाषा में समझा जाए तो ये ट्रक ड्राइवरों का एक तरह का अस्थायी आशियाना होगा, जहां सफर के दौरान उन्हें आराम के लिए AC कमरे, फ्री वाईफाई, पीने के लिए साफ पानी, सोने के लिए बेड और कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन और खाना पकाने के लिए किचन जैसी तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। जहां पर हम AC डोरमेट्रीज दे रहे हैं, वाटर कूलर दे रहे हैं जहां से पानी आराम से ले सकते हैं, वॉशिंग मशीन दे रहे हैं, कपड़े धोने के लिए ओदा दे रहे हैं अगर किसी को ओपन बाथिंग करनी है, और वो क्लीन वॉशरूम है सर, TV अवेलेबल है, फ्री वाईफाई है,
और CCTV कैमराज है पूरी पार्किंग के अंदर, जिसका फीडबैक हमारे यहाँ पर आता है। तो ये सुविधाएं हम यहाँ पर दे रहे हैं। अक्सर सफर के दौरान ट्रक ड्राइवर बेहद थके होते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट का खतरा भी बना रहता है। कारण यही है कि वो पूरे सफर में ठीक से आराम नहीं कर पाते। ऐसे में उनके सफर को आरामदायक बनाने के लिए ये पहल बेहद कारगर साबित हो सकती है। खुद खाना नहीं बनाना चाहते हैं तो अफोर्डेबल रेट्स के ऊपर 130 रुपीज़ के अंदर हम यहाँ पर ढाबा है हमारा, जहाँ पर हम पूरा थाली अवेलेबल करा रहे हैं ड्राइवर्स के लिए। कोई भी ड्राइवर्स हो आके रेस्ट कर सकता है। ड्राइवर जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत लंबी डिस्टेंस के ऊपर चलते हैं, इतनी लंबी डिस्टेंस के ऊपर चलने से थकान हो जाती है और कंटिन्यू गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट का खतरा जो बढ़ जाता है। तो हमारी कंसेप्ट यही था कि कम से कम हम हाईवे को पर सभी हाईवे पे ऐसी फैसिलिटीज़ दे पाए जिससे वो थोड़ा रेस्ट कर सके, रुक सके और अपने आप को थोड़ा आराम दे सके। जाहिर है एक्सप्रेसवे पर बना ये अपना घर ड्राइवर्स के लिए एक सच्चा ठिकाना होगा, जहां आराम के साथ साथ ट्रक ड्राइवर्स को तमाम सुविधाएं मिलेंगी, जिसका उन्हें पूरे सफर में इंतजार रहता है और इससे लंबी दूरी के ड्राइवर्स का सफर सुहाना और सुरक्षित भी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको मिजोरम की खूबसूरत वादियों के बीच में विकास की रफ्तार दिखाते हैं, जहां अब मिजोरम की राजधानी आइजोल तक रेलवे ट्रैक बिछाने का काम लगभग पूरा हो गया है। और देखिए, बैराबी सेरांग रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के तहत अब असम के सिलचर से आइजोल सीधे जुड़ गया है और यहां 52 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक पर 48 सुरंग बनाई गई हैं, जिसका उद्घाटन भी अब जल्द ही होने जा रहा है। तो चलिए ले चलते हैं इस रोमांचक सफर पर। मिजोरम की प्राकृतिक सौंदर्यता और वादियों के बीच बना ये रेलवे ट्रैक किसी अजूबे से कम नहीं है। पहली बार अब मिजोरम देश के बाकी हिस्सों से रेल नेटवर्क के जरिए जुड़ने जा रहा है। इसके लिए बैराबी सेरांग रेलवे लाइन बनकर तैयार हो चुकी है। हालांकि मिजोरम की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यहाँ पटरियों का जाल बिछना इतना आसान नहीं था। शायद यही वजह है कि इस ट्रैक को भारतीय रेलवे के सबसे कठिन प्रोजेक्ट्स में से एक माना जा रहा है। इतना ही नहीं, इस रेलवे प्रोजेक्ट में कदम कदम पर एक चैलेंज था। कभी ज्यादा बारिश तो कभी लैंडस्लाइड की वजह से इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में काफी दिक्कतें आ रही थी और साल में सिर्फ 4 महीने ही काम हो पाता था। भले ही इसमें थोड़ा समय लगा, लेकिन भारतीय रेलवे ने मिजोरम की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच रेलवे का जाल बिछाकर सबसे मुश्किल काम आसान कर दिया। ये प्रोजेक्ट एक हिस्टोरिकल इवेंट या हिस्टोरिकल मूवमेंट बोल सकते हैं, कमीशनिंग ऑफ दिस प्रोजेक्ट आइजोल के लिए, क्योंकि हमारे नॉर्थ ईस्ट में टोटल जो 8 स्टेट्स हैं, 8 स्टेट में से ये 4th स्टेट जो है उसकी कैपिटल ये कनेक्ट होगी। सबसे पहले हमारी 3 कैपिटल कनेक्टेड हैं, गुवाहाटी, अगरतला और ईटानगर, और ये 4th स्टेट होगी। ये वन ऑफ द रिमोटेस्ट स्टेट आती है और ये पूरी की पूरी स्टेट जो है हिली एरिया पे है, मतलब कि हिली एरिया में है। और इसमें जो है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो है काफ़ी इशू रहता है, क्योंकि अभी तक जो है हाईवे का जो कंडीशन भी बहुत अच्छा नहीं है और बाकी जो सिर्फ बाय एयर वाला ही जो है आने जाने का जो है मेन यहाँ पर मीडिया है। ये जो प्रोजेक्ट है टोटल 51.38 किलोमीटर लंबा है और इस प्रोजेक्ट को जो सैंक्शन 2008-9 में सैंक्शन हुआ था और इसका जो इम्पोर्टेंस को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया था। इस नए रेलवे नेटवर्क के जरिए अब आसानी से असम के सिलचर से मिजोरम की राजधानी आइजोल तक पहुंचा जा सकता है, जिसके लिए करीब बैराबी सेरांग रेलवे लाइन पर 52 किलोमीटर लंबा ट्रैक बिछाया गया है, जिस पर 4 नए स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें मिजोरम का हॉटरॉकी, कॉनबोई, मुलखांग और सेरान रेलवे स्टेशन शामिल है। हालांकि मिजोरम में इससे पहले केवल बैराबी शहर तक ही रेलवे ट्रैक था, जहां से आगे के सफर के लिए सिर्फ सड़क ही एकमात्र जरिया था। इसमें न केवल समय अधिक लगता था, बल्कि मौसम खराब होने पर भूस्खलन जैसी समस्याएं भी आ जाती थी।
लेकिन अब इस नए रेलवे ट्रैक के बनने से असम की कनेक्टिविटी सीधे मिजोरम की राजधानी आइजोल से हो गई है, जिसमें करीब 12 किलोमीटर तक 48 सुरंगें बनाई गई हैं। 55 बड़े और 87 छोटे ब्रिज समेत कुल 142 लोहे के ब्रिज बनाए गए हैं। 5 सड़क ओवर ब्रिज और 9 सड़क अंडर ब्रिज बनाए गए हैं। जो हमारा 51 मीटर का अलाइनमेंट है, ये पूरे का पूरा जो हमारा हिली टेरेन में से पास होता है। जो हिली टेरेन जो हमारा जंग हिमालयज है, इसमें 31% हमारा टनल है, बल्कि 15.8 किलोमीटर, 21% अराउंड 12 किलोमीटर जो है हमारे टोटल ब्रिज की लेंथ आ जाती है, और बाकी जो 44% बन जाता है वो हमारा मोस्टली जो है डीप कटिंग के बीच में आता है। तो अगर आप देखेंगे कि ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, टनल, ब्रिज और डीप कटिंग मोस्टली जो है। तो इसलिए पूरी की पूरी अलाइनमेंट में काम करना एक हमारे लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज हो जाता है। फिलहाल बैराबी सेरांग रेलवे लाइन का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रेलवे लाइन का उद्घाटन भी करेंगे। एक बात तो साफ है कि इस नए रेलवे लाइन के निर्माण से यहाँ पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही सिलचर से होते हुए आइजोल की यात्रा करने वाले यात्रियों को एक शानदार अनुभव भी मिलेगा, जिसमें मिजोरम की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विविधता और घने जंगल भी देखने को मिलेंगे। और ये रेलवे लाइन आने वाले दिनों में आइजोल के लिए नई लाइफलाइन बनने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मुझे लगता है कि हेरा फेरी ना कल्ट मूवी थी और शायद ये वो मूवी किसी ने छोड़ी होगी। सबने देखी है? सबने देखी। खुशी से पूछ ली। नहीं, मैंने देखी है। खुशी देखी है। तो बाबूराव गणपत मतलब जब ही न्यूज आने लगी थी ना कि बाबूराव शायद हेरा फेरी 3 मतलब वो नहीं करना चाह रहे ये सब, तो मैंने कहा उनके बिना तो सब फीका फीका हो जाएगा। भाई वो नहीं होते तो मैं तो नहीं देखती। पर अब गुड न्यूज है, मतलब ऐसा कहा जा रहा है, चर्चा हो रही है कि वो वापस आ रहे हैं। बिल्कुल। और शगुफ्ता, मुझे लगता है कि जब ये लंबा चला था मामला कि परेश रावल नहीं होंगे इस मूवी में, तो हम ये सोच रहे थे कि उनकी जगह कौन ले सकता है। कोई ऐसा एक्टर ही नजर नहीं आ रहा था कि उस मूवी में बाबूराव का कैरेक्टर कोई और करे। लेकिन टचवुड, मुझे लगता है कि हम सब जो फैंस हैं उनके दुआ जो है वो कबूल हुई है और फिल्म हेरा फेरी 3 का इंतजार कर रहे हैं जितने भी दर्शक हैं उनके लिए ये अच्छी खबर निकल कर आए कि अब बाबू भाई की जबरदस्त कॉमेडी आपको देखने को मिलेगी। जी हाँ, अभिनेता परेश रावल के इस फिल्म में होने को लेकर मची जो अटकलें थी अब वो थम गई हैं और अब फिल्म में उनकी एंट्री तय मानी जा रही है। अभिनेता परेश रावल की खुद ही इस बात पर पुष्टि भी दी है, तो चलिए देखते हैं रिपोर्ट। क्या हेरा फेरी के तीसरे पार्ट को लेकर चल रहा झगड़ा खत्म हो गया? क्या बाबू भाई की फिल्म में अब दोबारा एंट्री होने जा रही है? भाई हेरा फेरी 3 में परेश रावल की कास्टिंग को लेकर कई दिनों से जो अटकलें और रिपोर्ट्स सुर्खियां बन रही थी, उसको लेकर अब परेश रावल ने एक इंटरव्यू के दौरान पुष्टि की है कि वो इस कल्ट फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त में नजर आने वाले हैं। यानी इस गुड न्यूज के बाद एक बार फिर से अक्षय, सुनील और परेश की तिगड़ी धमाल मचाती नजर आएगी। परेश ने ये भी बताया कि उनके और अक्षय कुमार के बीच अब सब कुछ ठीक ठाक है। उन्होंने कहा, ये कोई विवाद नहीं था, वो सिर्फ ये चाहते थे कि सभी साथ आकर मेहनत करें। अब सारे मामले सुलझ चुके हैं। क्या होता है जब कोई चीज इतनी लोगों को भाती है, तब हमें थोड़ा और सावधान होने की जरूरत होती है। परेश रावल का तो ये भी कहना है कि हेरा फेरी 3 पहले की 2 फिल्मों की तरह बेहद एंटरटेनिंग होने वाली है। उन्होंने इंटरव्यू में ये भी कहा कि हाँ, हमें बस कुछ ठीक ठाक करने की जरूरत थी। आखिरकार इसमें शामिल सभी लोग, प्रियदर्शन, अक्षय, सुनील, अविश्वसनीय रूप से रचनात्मक और लंबे समय से मेरे दोस्त हैं। हालांकि इससे पहले खुद परेश रावल ने फिल्म से बाहर होने की पुष्टि की थी। मई में परेश रावल ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि उन्होंने हेरा फेरी 3 छोड़ दी है, लेकिन उन्होंने अपने फैसले के पीछे का कारण कभी बताया नहीं। उनके फिल्म के तीसरे सीक्वल से बाहर होने का फैसला बाबूराव की उनकी भूमिका को पसंद करने वालों का दिल तोड़ गया था। उनसे फ्रेंचाइजी में वापस आने की रिक्वेस्ट तक की जाने लगी थी।
यही नहीं, परेश रावल का फिल्म से निकलने का विवाद तब और बढ़ गया जब एक रिपोर्ट में दावा हुआ कि हेरा फेरी 3 के को प्रोड्यूसर अक्षय कुमार ने फिल्म को बीच में छोड़ने के लिए परेश रावल पर 25 करोड़ रुपए के हर्जाने का मुकदमा दायर किया है। बाद में एक फॉलोअप रिपोर्ट के अनुसार परेश ने फिल्म छोड़ने के मुआवजे के रूप में 15% के अतिरिक्त ब्याज के साथ 11 लाख रुपए की साइनिंग राशि वापस कर दी। फिलहाल तो परेश रावल का हाल का बयान ये दर्शाता है कि झगड़ा खत्म और काम शुरू, यानी सब कुछ भुलाकर हेरा फेरी 3 में बाबूराव का कमबैक हो रहा है, जिससे हेरा फेरी 3 में परेश, अक्षय और सुनील की तिगड़ी एक बार फिर फैंस का दिल जीतने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, वो जो बात होती है ना कि इंटरेस्ट बिल्ड नहीं हो रहा था, इंटरेस्ट बिल्ड हो गया है। अगेन परेश रावल की एंट्री होने वाली है, तो इसी पर हेरा फेरी फ्रेंचाइजी में एक्टर परेश रावल की एंट्री के बाद अब सुनील शेट्टी ने इस पर क्या कुछ कहा है, वो सुन लीजिए जरा एक बार। क्यों नहीं हो चुकी है, अब रिलीज के दिन ही बात करूंगा, उससे पहले हेरा फेरी के बारे में बात ही नहीं करूंगा। आई थिंक फैमिली की फिल्म है, शायद वो एक फिल्म जहाँ आप सब मिलके एक साथ, अगर एक बार आप टीवी चालू कर देते तो उसके बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, शर्माने की जरूरत नहीं। आपको पता है कि लोग सिर्फ हंसने ही हंसने वाले, और छुप के टीवी या मोबाइल फोन देखने की जरूरत नहीं है, परिवार से छुपा के नहीं। वैसे ही फिल्में हमने हमेशा की है कि हम वैसे फिल्में करते आए हैं जो हम चाहते कि परिवार देखे, और ये हेरा फेरी भी वैसे ही है। चलिए भाई, क्या बताने वाली हैं दीपिका, कहाँ लेकर चल रही हैं? मैं तो आपको आपकी फेवरेट जगह ले जाने वाली हूँ, जहाँ पर हम दोनों जाने वाले थे, मुझे क्यों भूल रहे हो यार? अरे आपको लेकर ही जाएंगे, बहुत फेवरेट है ना? नहीं, सबकी, श्वेता की भी, आई नो श्वेता को भी लेकिन आपका पसंद है। फेवरेट फेस्टिवल क्या है? देखिए, मेरा तो जन्माष्टमी है यार। मैं बॉम्बे से रहकर आई हूँ, तो गणेश उत्सव को तो कोई बीट नहीं कर सकता। ये तो है, वहाँ पे गणपति को आप नहीं कर सकते बीट। उसके बाद अगर आप बोलेंगे, फिर मैं कहूंगी जन्माष्टमी में दही हांडी का त्योहार। दही हांडी, हाँ, उसमें बहुत ही ज्यादा आपको एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन दही हांडी की जो परंपरा है ना, एक तरीके से आप देखिए, मुंबई को देख के ही पूरे देश में आज अलग अलग जगहों पे होने लगा है, लेकिन मुंबई की बात ही अलग है, वहाँ की दही हांडी की। मुझे लगता है हर गली मोहल्ले चौक चौराहे पे आपको दही हांडी मिलेगी। बड़े भी होते हैं, बहुत बड़े स्केल पर, और छोटे भी। लेकिन अमेजिंग ये है कि इस बार कुछ इंटरेस्टिंग, दीपिका, इस बार हुआ है, इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में जन्माष्टमी पर होने वाले दही हांडी उत्सव का इंतजार सभी को रहता है, क्योंकि इस अवसर पर मुंबई की गली गली में दही हांडी फोड़ने के लिए गोविंदाओं की टोलियों की जबरदस्त जोर आजमाइश दिखती है। आगे क्या है वो खुशी बताएंगी। दही हांडी के उत्सव में गोविंदाओं की जोर आजमाइश के बाद अब महाराष्ट्र में एडवेंचर स्पोर्ट्स का दर्जा दे दिया गया है इसे, और थाने में इसकी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है। तो देखिए आप ये रिपोर्ट। गगनचुंबी पिरामिड जैसी आकृतियां बना रहे युवाओं की ये तस्वीरें मुंबई में हर साल जन्माष्टमी के अवसर पर होने वाले दही हांडी उत्सव की याद दिला रही है। गोविंदाओं की तमाम टोलियां ऊंची से ऊंची दही हांडी फोड़ने के लिए जोर आजमाइश करती है। यहाँ भी स्टेडियम के अंदर मौजूद गोविंदाओं में वही जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ पहुँचे युवाओं की तमाम टोलियां अपनी ताकत, टीम वर्क, बैलेंस और साहस का शानदार नमूना पेश कर रही है, क्योंकि गोविंदाओं की जोर आजमाइश अब महज कुछ युवाओं के लिए शौक तक सीमित नहीं है, बल्कि एक खेल के रूप में महाराष्ट्र में लोकप्रिय हो रही है। दही हंडी एक बहुत बड़े लेवल पर मनाया जाता है, और इसी खेल को बहुत बड़े लेवल पर देश और विश्व तक फैलाने के उद्देश्य से इस तरह का आयोजन मुंबई के थाने जिले में हुआ है। और ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है, अच्छा खासा आयोजन यहाँ पर किया है। तस्वीरों में देखें कि किस तरीके से एक बड़ी संख्या में दर्शक जो है जुटे हुए हैं। मुंबई और महाराष्ट्र से लगभग 32 टीमों का यहाँ पर चयन हुआ है, और 32 टीमों से 16 टीमों का चयन हो चुका है। ठाणे में 3 दिन की प्रो गोविंदा लीग का आयोजन किया गया। इसमें मुंबई समेत महाराष्ट्र की 32 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें से 16 टीमों का चयन फिनाले और ग्रैंड फिनाले के लिए हुआ है।
इसका मकसद दही हांडी के खेल को न केवल महाराष्ट्र बल्कि देश विदेश में प्रमोट करना भी है, ताकि युवाओं में इसके लिए रुचि बढ़े और उन्हें इसका लाभ भी हो। ये हर साल हम ये प्रो गोविंदा का आयोजन करते हैं और इसके माध्यम से टीम, जैसे आईपीएल में टीम अलग अलग जो भी स्पॉन्सरर होते हैं उनको दी जाती है, उसी तरह से ये देश के विभिन्न राज्यों का नाम लेते हुए, शहरों का नाम लेते हुए ये हम टीम लोगों तक पहुंचा देंगे। और उसमें जो खेलने वाले खिलाड़ू हैं उनको शायद किसी को स्पोर्ट्स के कैटेगरी में अगर हम ये लेके आते हैं तो कानूनन उनको हमारी शासकीय नौकरी मिल सकती है, जो बाकी के फायदे वो भी उनको मिल सकते हैं। गोविंदाओं के इस खेल की हर टीम में 100 के आसपास सदस्य होते हैं। जिस टीम के सदस्य बिना गिरे सबसे बेहतर और ऊंचे थर बनाने में कामयाब होती है, उसकी जीत होती है। खेल जोखिम का है, लेकिन इसके लिए युवाओं और किशोरों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। यह भी माना जा सकता है कि इस बार दही हांडी उत्सव से पहले ठाणे में गोविंदाओं की ये जमघट इस बार होने वाले दही हांडी उत्सव का ट्रेलर दिखला रही है। इसका रंग चरम पर दही हांडी उत्सव के दिन भी दिखेगा, जब मुंबई और महाराष्ट्र के हर कोने में और भी युवा दही हांडी फोड़ने के लिए जमा होंगे। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, इंसान मशीनों से क्या कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन आज आपको जो तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप कहेंगे कि इंसान मशीनों से क्या क्या नहीं कर सकता। जी हाँ, 2 तस्वीरें आगे आप हम देखेंगे। पहली रोबोट से फुटबॉल मैच की और दूसरी टॉम से सुपर मुकाबले की है। जी हाँ, चीन के बीजिंग में जहां रोबोट्स की 2 फुटबॉल टीमें आमने सामने थी, वहीं पोलैंड में ट्राम्स ड्राइवर अपनी ट्राम के साथ अनूठे मैदान में थे। दोनों मैच में क्या हुआ, चलिए आपको दिखाते हैं। रोबोट्स का फुटबॉल लीग, आपको आश्चर्य होगा, लेकिन ये संभव हुआ है चीन के बीजिंग में। दुनिया में टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, इसका ये एक शानदार उदाहरण है। बीजिंग में दुनिया का ऐसा फुटबॉल मैच खेला गया जो दुनिया का ऐसा पहला फुटबॉल मैच है जिसे ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने खेला है, वो भी किसी की मदद के। बीजिंग के सिंघुआ यूनिवर्सिटी के पावर इंटेलिजेंट टीम ने चीन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की माउंटेन सी टीम को 5-3 से हराकर चैंपियनशिप जीती। ये ह्यूमनॉइड खिलाड़ी पूरी तरह से एआई से संचालित थे, जो खुद से फैसला ले रहे थे और शानदार टीम वर्क का भी प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ तक कि गिरने के बाद खुद को संभालने की क्षमता भी इन्होंने मैच के दौरान दिखा दी। रोबोट्स फुटबॉल लीग के आयोजन समिति की कार्यकारी निदेशक डू जिंग काफी उत्साहित दिखे। प्रतियोगिता न केवल घरेलू स्तर पर पहली बार आयोजित की गई है, बल्कि रोबोट को आम जनता और वास्तविक जीवन के परिदृश्यों के करीब लाने का एक माध्यम भी है। हमें उम्मीद है कि ये नया प्रारूप अंतर विषयक आदान प्रदान को बढ़ावा देगा और अधिक तकनीकी नवाचार और उत्साह को प्रेरित करेगा। अब आपको लिए चलते हैं पोलैंड की राजधानी वार्सो, जहां पर एक अनोखी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में ट्रक ड्राइवरों ने हिस्सा लिया। कुल मिलाकर इस प्रतियोगिता में 12 टीमों ने हिस्सा लिया, जो अपनी काबिलियत दिखाने में पीछे नहीं रही। इस खास प्रतियोगिता में 10 इवेंट्स रखे गए थे, जिनमें ट्राम ड्राइवरों को अपना परफेक्शन तो दिखाना ही था, अपनी सटीक बैलेंस का भी प्रदर्शन करना था। Myślę, że najtrudniejsze było hamowanie na raz. Jest to rozpędzenie tramwaju do 25 km na godzinę. I zahamowanie jednym konkretnym uderzeniem. Bardzo ciężko się strzelić. Nie było specjalnych przygotowań, bo po pierwsze konkurencje były do ostatniej chwili nieznane. Po drugie pracujemy na zupełnie innym sprzęcie na co dzień, więc ciężko było się przygotować. वाकई 25 से 30 टन वजनी ट्राम को पहले स्पीड में लाकर एक लक्ष्य पर रोकना आसान काम नहीं है। इसी से ट्राम ड्राइवर की कुशलता को मापने की कोशिश इस प्रतियोगिता में की गई।
Drużyny się zmagają w 10 konkurencjach, które jedne bardziej przypominają zabawę, drugie z kolei bardziej takie doświadczenia z codziennej pracy, ale we wszystkich liczy się precyzja, współpraca i wprawa w obsłudze tych maszyn, tramwajów, które mają po 40-50 ton. इस प्रतियोगिता के विनर को वियना में होने वाले वर्ल्ड ट्राम ड्राइवर चैंपियनशिप में भाग लेने का मौका मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। साइबर क्राइम आज की बड़ी समस्या है, जिसके दांव पेच को समझना आसान नहीं है। हाल में देखा गया है कि साइबर ठग शहरों के मुकाबले अब ग्रामीणों को अपना शिकार बना रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे में देहरादून के युवा अंकुर चंद्रकांत ने लोगों को साइबर क्राइम से जागरूक करने की मुहिम चला रखी है, जिसमें वे गांव-गांव जाकर लोगों को इसकी जानकारी दे रहे हैं, साथ ही इससे बचने के तरीके भी समझा रहे हैं। एक अनजानी कॉल, फर्जी वेबसाइट्स का जंजाल आपकी मेहनत की कमाई को किसी फ्रॉड की जेब में डालने के लिए काफी है। तकनीक के इस दौर में जहां आप ऑनलाइन हुए बगैर रह भी नहीं सकते और थोड़ा सा चूके तो लुटने से बच भी नहीं सकते। ऐसे में देहरादून के रहने वाले अंकुर चंद्रकांत एक अनूठी मुहिम चला रहे हैं। वो जगह जगह जाकर लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के तरीके बता रहे हैं। अंकुर खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि वो ऑनलाइन धोखाधड़ी से बच सकें। हथकंडों से साइबर ठग हाईटेक होते जा रहे हैं और आपकी जमा पूंजी को खाली करते जा रहे हैं। इसको लेकर हर कोई मन में शंका रहती है कि इससे कैसे निपटा जाए। हालांकि प्रशासन अलग अलग तरीकों से जागरूक करता है, लेकिन फिर भी ग्रामीण अंचलों में और आदिवासी इलाकों में लोग जागरूक नहीं हो पाते हैं और वजह इसकी कई तरह की सामने आती हैं। एक युवा है, देहरादून से पूरे देश भर की यात्रा के निकले हैं और जयपुर पहुंचे हैं। अंकुर लोगों को लगातार जागरूक कर रहे हैं। वो लोगों को बताते हैं कि साइबर क्राइम से बचने के लिए क्या नहीं करना है। देखिए, सबसे पहला जो तरीका है बचने का वो तो है, कोई भी आपके पास अननोन लिंक आता है, अननोन, उस पर क्लिक मत कीजिए। और एक बार को कहते हैं ना, आपके पिताजी आपकी माँ भी भेजते हैं तो भी मत करो। उनको कॉल करके पूछो क्या आपने कुछ भेजा है लिंक टाइप का मेरे को। अगर वहाँ कहते हैं तो ठीक है, क्योंकि अगर मैंने आपका फ़ोन एक्सेस कर लिया बीइंग अ हैकर, तो आपके फ़ोन से मैं आपके दोस्त को मैसेज कर दूंगा। उसको तो लगेगा कि आपने भेजा है, वो लिंक को क्लिक करेगा और आपका खाता उसका खाता दोनों में से एक का खाता साफ हो गया। तो एक तो आपको लिंक क्लिक नहीं करना। किसी भी टाइप की इमेज आती है, स्पेशली पॉर्न इमेज जो होती है, ठीक है, आजकल लोग छोटे छोटे एमएमएस सर्कुलेट करते हैं, क्योंकि उससे आजकल का युवा है ना, वो बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाता है कि मेरे पास ये आ गया, दोस्तों को भेजना स्टार्ट कर देगा। उसको ही नहीं पता खुद के पास तो वायरस आ गया भाई, तो औरों को भी फैला रहा है इनडायरेक्टली। ये नहीं करना। एक तो साइबर फ्रॉड होने के बाद आपको क्या जरूरी कदम उठाने हैं, अंकुर इसे लेकर भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसके साथ ही वो खुद भी ऐसे पीड़ितों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सबसे पहले जो हमारी cybercrime.gov.in है, वहाँ साइट पर जाएं, अपना खुद का पूरा ब्यौरा दें, क्या क्या आपके साथ हुआ है उसका स्क्रीनशॉट। लेकिन नहीं होता तो नियर बाय पुलिस स्टेशन तो सभी के पास है साइबर क्राइम का। हमारा एनजीओ है द बेटर प्लेनेट सोसाइटी और उसका एक इनिशिएटिव है साइबर जागृति। इसमें हम जितने भी साइबर क्राइम के विक्टिम हैं, जो पीड़ित हैं, चाहे उनके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ हो या जैसे लड़कियाँ उनकी पिक्चर्स यहाँ वहाँ लीक हो जाती हैं, हम उनको फ्री में लीगल काउंसिल करते हैं। हमारे पास हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सारे लॉयर्स हैं एंड यकीन मानिए वो इतने भले हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी लीगल काउंसिल उनको प्रोवाइड करते हैं। कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाता, बैठ के आराम से सुना जाता है कि प्रॉब्लम क्या है। और अगर आप किसी दूसरे स्टेट रहते हैं, फ़ोन पे भी हम काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। तो इससे कम से कम उनको इतनी जानकारी मिलती है कि लीगल तरीका क्या है पैसा वापस पाने का। अंकुर का सफर अभी लखनऊ, आगरा, पुणे और मुंबई से होता हुआ काफी लंबा है। उन्होंने देश भर में साइबर क्राइम के खिलाफ लोगों को जागरूक करने की मुहिम चला रखी है। उम्मीद है कि उनकी ये यात्रा कईयों के लिए वरदान साबित होगी और वो साइबर क्राइम का शिकार होने से बच सकेंगे। जयपुर से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी, ट्रैफिक में घंटों फंसना, घर देर से पहुंचना, ये सब आम हो चुका है। ये सब कुछ आम आदमी के जीवन में हर रोज होता है, लेकिन दुबई में इससे लोगों को राहत मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पहली बार इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का सफल ट्रायल किया गया। उम्मीद जताई जा रही है कि ये टैक्सी सेवा अगले साल से आम लोगों के लिए शुरू हो जाएगी।
निश्चित तौर पर इससे लोगों का समय बचेगा, विकास को नई रफ्तार मिलेगी। इस एयर टैक्सी को यूएई परिवहन प्राधिकरण और जॉबी एविएशन की साझा रणनीति से तैयार किया गया है, जो लोगों के लिए किसी सौगात से कम नहीं। अमेरिकी कारोबारी जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने एक बार फिर से 6 यात्रियों को अंतरिक्ष की सैर कराई है। वेस्ट टेक्सास से लॉन्च ये उड़ान करीब 11 मिनट तक चली है। और देखिए, इस उड़ान ने यात्रियों को कई मिनट तक बाहरीनता का अनुभव कराया। ब्लू ओरिजिन की ये 13वीं ह्यूमन स्पेस फ्लाइट थी। ये उड़ान अंतरिक्ष की सैर में लगातार बढ़ती दिलचस्पी का प्रमाण है। अमेरिकी कारोबारी जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने एक बार फिर अंतरिक्ष में एक सफल उड़ान को अंजाम दिया। ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड अंतरिक्ष यान ने रविवार को वेस्ट टेक्सास से रोमांच की उड़ान भरी। इस बार न्यू शेफर्ड यान में 6 लोग सवार थे। इनमें वकील, समाज सेवी और कारोबारी शामिल थे। अमेरिकी समय के मुताबिक सुबह करीब 10:40 पर इस यान ने अंतरिक्ष की तरफ अपने सफर की शुरुआत की। लॉन्च के कुछ ही मिनट बाद ये यान कार्मन लाइन को पार कर गया। कार्मन लाइन समुद्री तल से करीब 100 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच की सीमा है। इस कार्मन लाइन को पार करते ही न्यू शेफर्ड कैप्सूल में सवार यात्रियों ने भारहीनता का अनुभव किया। लॉन्च से लैंडिंग तक ये उड़ान करीब 11 मिनट तक चली। उड़ान पूरी करने के बाद ब्लू ओरिजिन का रॉकेट अपनी लॉन्चिंग साइट पर वापस लौट आया। कुछ ही देर बाद न्यू शेफर्ड कैप्सूल की लैंडिंग भी लॉन्चिंग साइट से कुछ ही दूर पर हुई। अंतरिक्ष का सफर पूरा करके लौटे सभी यात्री उत्साह से भरे हुए थे। ब्लू ओरिजिन कंपनी की ये 13वीं ह्यूमन स्पेस फ्लाइट थी। इससे पहले इसी साल 14 अप्रैल को ब्लू ओरिजिन ने ऑल वीमेन क्रू फ्लाइट के तहत 6 महिलाओं को अंतरिक्ष की सैर कराई थी। पिछले कुछ वर्षों में स्पेस टूरिज्म में लोगों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है। स्पेस एक्स, वर्जिन एटलांटिस और ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियां अंतरिक्ष की सैर को हकीकत में बदल रही हैं। इनमें कोई शक नहीं कि आने वाले वक्त में अंतरिक्ष की सैर लोकप्रियता की नई ऊंचाइयों को छू लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, यहाँ तो मौसम बना हुआ है। उम्मीद है कि आप जहां कहीं भी हैं वहां भी मौसम ऐसा ही होगा और अगले आने वाले दिनों के अपडेट्स हम ऐसे ही देते रहेंगे। इसके लिए आपको मिलना होगा हमसे कल शाम 5 बजे चाय पर चर्चा में। तब तक के लिए नमस्कार। शुगुफ्ता, नमस्कार।